नमस्कार। चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं जो हिंदी का पेपर वन जो 4 जनवरी 22 को हुआ था। 4 जनवरी 22 को हुआ था हिंदी का पेपर वन। देखिए, तो हिंदी पेपर वन में ये लैंग्वेज वन हो गया और ये हिंदी हो गया। हिंदी में मैंने आपको बोला था कि पैसेज में छोड़ के करूंगा, क्योंकि उसमें मैंने एक पैसेज प्रैक्टिस कर दिया था और रीजन बताया था क्यों। तो आप लोग पैसेज को करते रहिएगा, बाकी सारा मैं बताता रहा हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी, पैसेज को ही एक बार करूंगा, लेकिन अभी हम फिलहाल पैसेज को छोड़ रहे हैं और जो उसके अलावा है वो हम कर रहे हैं। तो 105 तक तो रहता है नॉर्मल पैसेज वाला रहता है, उसके बाद से 106 से आता है हमेशा। तो देखिए 106 यानी कि ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लिख रहा है कि कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। तो कौन सा लेखन कौशल का उच्चतर स्तर है। तो उच्चतर स्तर कौन सा होगा? सही वर्तनी होगा कि संयुक्त लिच्छकार होगा, लिखना होगा, संयुक्ताक्षर लिखना होगा, मतलब संयुक्त अक्षर को लिखना होगा, या फिर लेख लिखना होगा, या कठिन शब्दों का प्रयोग करना होगा। तो सिंपल सी चीज, आप इसको कुछ भी याद मत कीजिए, आप सही अपने दिमाग का यूज कीजिए। देखिए, अगर कोई आपको बोलेगा कि चलिए कुछ लिख दीजिए, फिर आपको देखेगा कि यार कितना अच्छा लिखा है, वो क्या चीज देखेगा उसमें? ये नहीं देखेगा कि राइटिंग कितना अच्छा है, वो ये देखेगा कि यार ये, अब जैसे मान लीजिए कोई बोला कि आप एक लेटर लिख दीजिए, तो आपको देखेगा कि लेटर लिखने आ रहा है कि नहीं, ठीक, वो चीज देखेगा। तो अब उसमें ये नहीं देखेगा कि उसमें मात्रा कहाँ गलती है, इसमें बड़े बड़े कंटेंट जोड़े हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको लिखने आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही लेखन कौशल उसको बोलते हैं, उसमें वर्तनी की कोई वो नहीं है कि उसको वर्तनी उच्चतम स्तर की आनी चाहिए, संयुक्त अक्षर लिखने आना चाहिए, उसके बीच बीच में कठिन शब्द जोड़ा है। जनरली आजकल जैसे जो अंग्रेजी बोलते हैं लोग, वो बीच बीच में ऐसे कठिन कठिन शब्द लाते रहेंगे और अपने आप को प्रदर्शित करेंगे कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती है, लेकिन उनको कुछ खास अंग्रेजी नहीं आती, 2-4 अंग्रेजी में ही खुश हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो अब क्या होना चाहिए, आपको वो काम करने आना चाहिए, उसी को बोलते हैं लेखन कौशल। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो बोलने आना चाहिए, दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं मतलब वो आपको कम्युनिकेशन आ रहा है कि नहीं, अंग्रेजी आ रही है कि नहीं। तो ऐसे ही लेखन कौशल का मतलब हो जाएगा लेख लिखने आ रहा है कि नहीं, तो यही हो जाएगा उसका उच्चतम स्तर। देखिए, अब कह रहे हैं कि आप भाषा शिक्षक के रूप में, आप जो हैं भाषा शिक्षक हैं मान लीजिए, उसके रूप में पाठ्य सामग्री को किस रूप में अपनाना चाहेंगे, जो पाठ्य सामग्री मिली उसको किस रूप में अपनाना चाहेंगे। तो मूर्त रूप में, मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रूप में, कि अमूर्त रूप में, कि मूर्त विवरणात्मक और धारणात्मक रूप में। तो देखिए, पहली बात तो अमूर्त हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीजें मूर्त रूप में रहेगी तो बच्चे ज्यादा समझेंगे। और विश्लेषणात्मक होगा तो उससे क्या फायदा होगा, तो उसमें संरचनात्मकता की भावना आएगी। ठीक है, तो इसीलिए पहला उत्तर सही होगा। पियाजे के अनुसार, पियाजे बोल रहे हैं, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, और यही एल वाइगोस्की के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया, एल वाइगोस्की रहता तो सामाजिक हो जाती है, और पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा, युक्ति जन्य हो जाता है। ठीक है, युक्ति जन्य का मतलब ये होता है कि वो बंदा क्या करता है, मतलब कि उसको एक वातावरण से, परिवेश से लेके, ठीक ना, खुद ही सीखता है, उसको ही बोलते हैं युक्ति जन्य। ठीक है, अब 109 में हो गया, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों अलग अलग है। ठीक है, आप एक संसाधन के रूप में उसी कैसे मदद करेंगे। तो मान लीजिए दोनों जगह की भाषा अलग अलग, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई लड़का अगर कन्नड़ है और उसके स्कूल की भाषा हिंदी है, तो अब क्या करेगा, तो अब आप वहां पे क्या करेंगे, संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद करेंगे, क्या करेंगे, उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, गृह कार्य संबंधी कार्यों में लचीलापन देके, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो अब आप सिंपल से चीज बताइए, आप क्या करेंगे। तो अब आप उसको बोलेंगे कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके करेंगे। ठीक है, कि ठीक है भैया तुम अपने ही लैंग्वेज में बताओ। ठीक है,
मतलब कि जो तुम्हारा है वो विद्यालय की जगह पे तुम जो घर की भाषा है, घर की भाषा के रूप में ही बताओ। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि घर की भाषा से दे दे उसको हिंदी आ जाए। ऐसे ही 22 वर्ष, मान लीजिए कोई लड़का हिंदी भाषी है और स्कूल में अंग्रेजी बोली जाती है, तो क्या है, तुम हिंदी में ही बताओ, धीरे 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 वो अंग्रेजी सीख जाएगा। ठीक। ऐसा नहीं कि कक्षा में उसके उसी मातृभाषा में शिक्षा करके इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझ लेगा, बाकी बच्चे दिक्कत करेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्ञान, ठीक है, के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है, ये क्या चीज है? बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब होता है कि लैंग्वेज का ट्रांसफर एक तरह से, मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में पढ़ा, ठीक है, और फिर हम अंग्रेजी में ही धीरे धीरे हम उसको सीखते जा रहे हैं, अंग्रेजी में उन चीजों को करते जा रहा है। तो लैंग्वेज का ट्रांसफर एक तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, उसी को बोलते हैं ट्रांसलैंग्वेज। तो ये कब होता है? बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। ठीक है, कि ठीक है आपको जो मन कर रहा है उस भाषा में बोलिए। अच्छा, आपको हिंदी आती है तो हिंदी बोलिए, अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में बोलिए। तो क्या है, बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। दूसरा चीज क्या है? ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स होता है कम्युनिकेशन। तो क्या करता है ट्रांस लैंग्वेजिंग? कम्युनिकेशन क्षमता को, कम्युनिकेशन स्किल को संवर्धन के लिए जानी जाती है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल के बढ़ाने के लिए जानी जाती है। जानी गई कई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब है कि हमारा कम्युनिकेशन दूसरे के साथ हो पाए। अब मान लीजिए कोई आ गया फॉरेनर, अब हम क्या करेंगे कि हम उसकी भाषा में कोशिश करेंगे उसको समझाने या बताने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारी भाषा में, अगर मान लो कोशिश ज्यादा हम यही करेंगे हम उसकी भाषा में ही उसको समझा दें। तो ये क्या कि ट्रांस लैंग्वेजिंग में क्या होता है कि दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो दोनों क्वेश्चन गलत हो गया, सही होगा, तो उत्तर क्या होगा? और वह दोनों सही है। ठीक। समग्र भाषा उपागम, उपागम मतलब अप्रोच। क्या होता है? समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? ठीक है। अब समग्र भाषा उपागम में भाषा, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिया का उपयोग किया जाएगा कि साहित्य का किया जाएगा, कविता का किया जाएगा, खिलौने का किया जाएगा? देखिए, खिलौने का प्रयोग करना कुछ फायदा नहीं। कविताएं वैसे ही कविताएं मतलब काफी वो होती है, क्रिया सीख के कुछ करेंगे नहीं, तो साहित्य ही सही है। ठीक है। तो भाषा, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए, भाषा को सीखने के लिए उपक्रम में क्या, साहित्य को जानिए। ठीक है। समग्र भाषा वाला हो गया। कुल भौतिक प्रक्रिया, देखिए टीआरपी, कुल भौतिक प्रक्रिया, जो न्यूज वाला टीआरपी है वो अलग होता है। ठीक है। ये टीआरपी वो ट्रेड से रिलेटेड होता है। ठीक है। प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट करके कुछ होता है। ठीक है। कुल भौतिक प्रक्रिया टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? ठीक है। शिक्षक की होती है, अभिभावक की होती है, परिवार की होती है, विद्यार्थी की होती है। तो इसमें हमेशा शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है टीआरपी में। ठीक। अब कह रहा है एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पठन कौशल मतलब पढ़ने का कौशल। तो पढ़ने का कौशल किसको बोलेंगे? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो मान लीजिए कोई बोलेगा कि यार ठीक है इसको पढ़ो, आपने सिर्फ ससुर पढ़ दिया लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे, तो मतलब नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या है, समझ के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। अब आप शुद्ध उच्चारण कर ले रहे हैं लेकिन कुछ मतलब नहीं समझ रहे, तो इसका भी कोई मतलब नहीं। अक्षरों को सिर्फ पढ़ ले रहे हैं, वो भी कोई मतलब नहीं। तो समझ के साथ पढ़ना, यही कहलाता है पठन कौशल। ठीक है। अब अगला चलिए 113, 113 ही तो था, पठन कौशल हो गया। हाँ, 114 कह रहा है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा की पाठ्यपुस्तक, ठीक है, भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है, जैसे मतलब लैंग्वेज की जो पाठ्यपुस्तक होती है, का शैक्षिक पक्ष क्या है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक का चित्र स्थान, विषय वस्तु का चयन, और इसका क्या बोलते हैं, वर्तनी की चित्र सज्जा। तो क्या होगा, देखिए इसमें करेंगे पुस्तक की वर्तनी, हम क्या करेंगे उसमें वर्तनी सीख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा।
भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या हो जाएंगे, चित्र खूब ज्यादा रहेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। वर्तनी और चित्र सज्जा खूब सजा सजा के रखा गया तो भी विषय वस्तु उसमें होनी चाहिए, ठीक है, विषय वस्तु का चयन, ठीक है, तभी वो शैक्षिक पक्ष में कहलाएगा। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की दी जा रही गतिविधि पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि संप्रेषण मतलब मोमेंटिक कम्युनिकेशन कौशल विकसित करने के लिए अपनाने जाएंगे। वह एक अभिनेता है, इसमें कुछ फायदा नहीं है, क्या कोई गतिविधि हो रही है, सप्ताहांत पर मतलब सप्ताह के अंत में या एक सप्ताह पर मैं सुबह जा रहा हूँ, फिर सप्ताह के अंत में मैं सुबह जा रहा हूँ, मैं शाम 5 बजे वापस आऊंगा, इसमें कुछ हुआ? क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ और शाम को 5 बजे आऊंगा। उसके बाद से अगला बोल रहा है अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताह के अंत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों, ठीक है। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका ध्यान में वे समूह चर्चा के समय रखती हैं। तो क्या है? गतिविधि कौशल। तो गतिविधि कौशल वाला क्या है? अपने मित्र से पूछे, अपने मित्र से पूछे कि उसको क्या कहाँ जाना पसंद है, और दूसरा अपने सहपाठियों को उन बिंदुओं पर उन बारे में जानने बिंदुओं के बारे में पूछें जिनका वे ध्यान वह समूह चर्चा के समय रखते हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी तो ये कुछ है नहीं। अब कह रहा है विद्यार्थियों को, वही तो है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार अचेतन प्रक्रिया। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, हो एक होता है कि चेतन प्रक्रिया और एक होता है अचेतन। अचेतन मतलब अपने मन से हमने कोई मतलब प्रयास नहीं किया और हम कोई चीज सीख गए, तो उसको बोलते हैं उस अर्जन, ठीक है। और अगर हमें चेतना लगा, हमें मेहनत लगा, हम कोशिश की तब जाके सीखे, तो उसको बोलते हैं अधिगम, ठीक। तो यहाँ पे अचेतन से सीख रहा है तो अर्जन हो जाएगा। कह रहा है स्टीफन क्रेसन, हाँ, वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वह अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर लेते हैं। जो आंतरिक भाषण या फिर व्यक्तिगत क्या होगा, प्राइवेट होगा या आंतरिक होगा? अब आप बताइए, तो क्या होगा? जो बच्चे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें ना व्यक्तिगत होगा, ये होगा प्राइवेट भाषण, निजी भाषण। जैसे देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, उससे फायदा नहीं होगा, प्राइवेट, ठीक है। तो वो अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को कर लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास से तक होता है, कब से कब तक होता है? कह रहा है कि निजी से व्यक्तिगत तक होता है, निजी से सामाजिकृत तक होता है, आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है, सामाजिक से आत्मकेंद्रित तक होता है। तो कहां से कहां तक होता है? तो पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित मतलब जो अपना आत्मकेंद्रितता है, देखिए ना, वो ईगोसेंट्रिक होते हैं पियाजे वाले बच्चे, और वो सामाजिकता में चले जाते हैं। तो ईगोसेंट्रिक से सोशियोस्टिक होता है। अब देखिए कक्षा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचारों में से सहमति प्रकट करती है और न ही दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश करती है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार वो किस प्रकार की भाषा में शामिल है? तो आत्मकेंद्रित मतलब जो उसका मन कह रहा है, ठीक है, ईगोसेंट्रिक एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसके अनुसार वो कर रही है, ठीक। अब कह रहा है कि जिन पियाजे, देखिए पियाजे से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन पियाजे के अनुसार विद्यार्थी को व्यवहारिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? जिन पियाजे के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणीय संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए? समग्र लिखित सामग्री प्रदान, समृद्ध सामग्री लिखित प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें, ठीक है। अभ्यास करने दें, बिल्कुल नहीं।
संरचनाओं को याद करने का है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें, विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें। अगर कोई एक प्रदत्त कार्य देंगे तो क्या होगा, तो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो एक प्रदत्त कार्य से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या है, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें, ठीक, और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर खोज करने दें, जिसपे उनको खोज करना उस पर करना। तो इस तरीके से 119 हो गया ना, और लास्ट वाला खोज करने थे। हाँ यही तो है, 120 ये भी है ना, वही सेम चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था उसको समाप्त किया। अब हम 5 जनवरी वाला पेपर समाप्त करते हैं। तो 5 जनवरी का 106 नंबर का क्वेश्चन। तो अब 106 आगे देखिए, हाँ कह रहा है ये 5 जनवरी का पेपर है। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, मतलब कि मातृभाषा पर आधारित जो बहुभाषावाद है वो क्या है। तो किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, ये है कि किसी विद्यालय की शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी के माध्यम में रूप ले लेना, ऐसा नहीं है। अनेक भाषाओं में बहुभाषावाद है, ये अनेक हो गया, ठीक। तो माध्यम में मातृभाषा सीखना और अंग्रेजी में सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी द्वारा जहाँ तक संभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना वो ज्यादा सही है। तो ये हो गया। कह रहा है कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुत लेख करती है। श्रुत लेख करवाती है, मतलब श्रुत लेख में होता है इमला। इमला कई लोग जानते होंगे, मतलब वर्बल बोलती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। तो क्या है, ये कौन सा है, तो देखिए उसने क्या किया, सुना, फिर उसके बाद से वाक्यों को लिखने के लिए, मतलब सुना, फिर यहाँ से कहाँ गया होगा, दिमाग में गया होगा, फिर यहाँ पे तब यहाँ से लिखने की कोशिश की। तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर गया, तो क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, ठीक। अब कह रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, मतलब समूह है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इनको भी क्या दी है, 10 शब्द, इनको भी 10 शब्द, इनको भी 10 शब्द, ऐसे देती है सबको, ठीक है। 10 शब्द का समूह देती है और कहती है जो शब्द समानता रखते हैं। नया शब्द बनाने के लिए आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय जोड़ा जाता है। यहाँ उपसर्ग और यहाँ प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जा सके तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको विन्यास कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ऐसे इसको विन्यास कहते हैं, ठीक है ना, कि शब्द जाल थीम वो सब कुछ नहीं बोलते हैं। कह रहा है बोली से क्या तात्पर्य है, देखिए बोली से क्या तात्पर्य, बोली क्या होती है, एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। तो देखिए कहाँ लिखा है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की भाषा होती है या वाचन विशेषता होती है, तो इसी को बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी विशेष क्षेत्र के द्वारा लेखन के लिए, लेखन नहीं बोलने के लिए, बोलने करेंगे तब सही होगा, ठीक है, बोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। कह रहा है अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़े में कार्य और रोल प्ले करवाती है। आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। तो क्या करती है, संरचनात्मकता आकलन देती है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई भाषाओं को लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसको लिखा है, इसको क्या लिखा है, मान लीजिए ये हो गया टेबल, ये हो गया ग्लास, ठीक, हो गया ग्लास। तो ऐसे क्या है, इसको टेबल, यहाँ पे ग्लास, ये सब चीजें लिख रही है। तो क्या कर रही है, यह कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश संचित कर रही है कि लिप की जागरूकता के साथ विकसित कर रही है, वर्णमाला से परिचित करवा रही है, ऐसा कुछ नहीं। भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। भाषा में लिप संबंधी कौन सा नहीं,
कक्षा में भाषा समृद्धि परिवेश सृजित कर रही है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 110 का लिखित नहीं, ये क्या है, लिपि संबंधी जानकारी जागरूकता समझ विकसित कर रही है। ठीक है, ये सही होगा। अब देखिए फिर आ गया, उधर भी पूछा था उस वाले में ट्रांस लैंग्वेजिंग, मतलब कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में परिवर्तन। ठीक है, तो भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। ठीक, सही है। अभी देखिएगा, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग, एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग, कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल। ठीक है, साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना, तो तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 112 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो जाएगा, कौन सा होगा, 112 का 112 का सी हो जाएगा। अब अगला चलिए, हो गया ना। तो अब 113 वाले में क्या कर रहा है, 113 में कह रहा है ये ना, किसी पाठ्य सामग्री पे क्या करना है बताइए, के स्तर को ध्यान में रखते हुए किसी पाठ्य सामग्री के स्तर को ध्यान में ये बताइए, इधर भाषा में अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, हाँ सही है, हाँ ठीक है। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है, कोई भी पाठ्य सामग्री है उसकी प्रामाणिकता क्या बोलेंगे, तो प्रामाणिकता से मतलब है कि शिक्षार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, मूलतः किसी संदर्भ विशेष जो उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप में प्रयुक्त हो, संदर्भ किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री। ठीक है, जो विभिन्न भाषा जिसमें भाषा सहज के रूप में प्रदर्शित हो, रखने वाला घोषित करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो 113 का सॉरी कह रहा है, निम्न से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख, अब अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझाने का अवसर देता है। तो अच्छा लेख कब होगा, लिखने का, तो अच्छा लेख लिखना, तो देखिए जो लिखना होता है वो उत्पादक होता है कि क्या होता है, देखिए होता है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। देखिए पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जाएगा, सुनेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जा रहा है, बोलेंगे तो मतलब कोई चीज का ज्ञान बाहर दे रहे हैं, लिखेंगे तो किसी के पास जाएगा बाहर दे रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा ये उत्पादकता या बाहर जाना होता है, ये हो जाता है ग्राही। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख रहा है ना, तो लिखना क्या हो जाएगा, लिखना का प्रक्रिया उपागम हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया, अच्छे लेख लिखने के चरणों को अवसर देता है। तो क्या है, प्रक्रिया विभिन्न चरणों में कर रहा है, अगर यही नहीं दिया होता, ये चरण दे दिया है तो चरणों में प्रक्रिया उपागम आ जाता है। व्याकरण सीखने से क्या आशा है, व्याकरण सीखने से आशा है कि कोई भी चीज हम ढंग से पढ़ सके, बोल सके। व्याकरण के नियम सीखना नहीं, सर्वप्रथम नया नियम सीखना और बाद में उनका प्रयोग कर सकना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना, और किसी भी लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप की गलतियां निकालना, बिल्कुल नहीं, बाद में उनका प्रयोग करना, अर्थ के संदर्भ में, सर पहले सीख लो फिर बाद में प्रयोग करो, ऐसा नहीं, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग सीखना, अर्थ के संदर्भ में प्रयोग सीखना। उसके बाद से क्या है, 16 कह रहा है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियां जो होती हैं सीखने का संकेतक है, अधिगम को बाधित करती हैं नहीं, उसी अध्ययन संशोधन कर देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक करना चाहिए, लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिन शब्दों को हम सुनते पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं उसे हम क्या करते हैं, अभी जो ऊपर हमने बताया था क्या करते हैं, पढ़ना
और सुनना, दोनों क्या होता है, ग्रहण करना है तो ये हो गया ग्राही, तो ग्राह शब्द संपदा होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखो, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, है तो है ही। नमूनों को से अर्थ ग्रहण करना, ये भी है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, आंसर को डिकोड करना, ये नहीं है। ठीक, क्या रहा है, एक सेकंड लास्ट है। जब एक शिक्षक पहली बार विद्यालय आते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। शिक्षक नहीं, शिक्षार्थी तो विद्यालय आते हैं तो क्या होता है, उनकी मातृभाषा की पूरी समझ होती है। तो अब उसके बाद से अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे करें? अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा को पढ़ाना आरंभ करें और फिर विद्यार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है। अध्यापक सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल अनुमति नहीं देनी चाहिए। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और स्वयं भी सामान्य बोल सकते हैं। ठीक, अध्यापक बच्चों को इच्छा अनुसार भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य बोल सकते हैं। ठीक, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाना शिक्षार्थी अंततः सामान्य लक्ष्य भाषा सीख लेते हैं। ठीक, तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद से 20 मतलब कि लास्ट वाला क्या कर रहा है कि एनसीएफ 2020, ठीक है, नहीं एनसीएफ नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी 2020, ठीक ना। शास्त्रीय भाषाओं के अनुसार अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय के मिडिल और माध्यमिक चरणों के दौरान अतिरिक्त विकल्प दें। भाषाई सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में बुनियादी शिक्षा के बुनियादी चरण, बुनियादी शिक्षा के बुनियादी चरणों का क्या करें, अतिरिक्त विकल्प के रूप में दें। तो मुझे तो लग रहा है यही है। तो इस तरीके से हमारा जो 4 जनवरी और 5 जनवरी को पेपर हुआ था वो भी समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।